हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन क्रेडिट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये बेटा दो ऐसी समस्याएं हैं जिनसे पूरा वर्ल्ड इस टाइम जूझ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ बेटा हमारा एक प्लेनेट है, ग्रह है, और जिसकी वजह से बहुत सारी बेटा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नदियों के अंदर पानी सूख रहा है, धरती के नीचे पानी का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, और बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ भी आ रही हैं जो हम सुनते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी या ज्वालामुखी का फटना। बेटा ये बहुत सारी समस्याएं हैं, या ग्लेशियर का पिघलना। इन सभी समस्याओं के पीछे जो मेन रीज़न है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग है उसका मेन कारण क्या है। उसका बेटा मेन कारण है ड्यू टू इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। बहुत सारी बेटा गैसेज हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये बेटा कुछ गैसेज हैं, और भी बेटा बहुत सारी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को कॉन्टीन्यूसली पोल्यूट कर रही हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज की, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा हमारी इंडस्ट्रीज़। हमने विकास तो कर लिया, ठीक है जी, हमने बहुत बड़े बड़े बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिए, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा दी, बट हमने ये ध्यान नहीं दिया कि इन इंडस्ट्रीज़ को लगाने से जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होंगी, निकलेंगी उसमें से, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होगा, जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ग्लोबल लेवल पर एक बेटा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, कंसेप्ट ऑफ कार्बन ट्रेडिंग एंड कार्बन क्रेडिट। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, कि किसी तरीके से ये जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या चल रही है इसको किसी भी तरीके से क्या किया जाए, कम किया जाए। पूरी तरह से तो बेटा इससे छुटकारा पाया नहीं जा सकता, बट हाँ कम जरूर किया जा सकता है अगर ग्लोबल लेवल पर सभी कंट्रीज मिलकर इसके लिए प्रयास करें। तो उन्हीं प्रयासों में से एक छोटा सा प्रयास है कार्बन ट्रेडिंग एंड कार्बन क्रेडिट। तो चलिए अब बात करते हैं कि कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है। उसको बेटा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए दो कंपनीज हैं। एक कंपनी बेटा है ए लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है बेटा बी लिमिटेड। दोनों बेटा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने दोनों कंट्रीज को कोटा दे दिया। किस चीज़ का कोटा? कोटा ऑफ इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। हाँ जी बेटा, कोटा दे दिया इसको, कितने टन का? 15 टन का। यानी कि ए लिमिटेड अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से मैक्सिमम 15 टन गैस, 15 टन पोल्यूशन कर सकती है, ठीक है जी। 15 टन गैसेज का मतलब 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड, उन गैसेज का उत्सर्जन हो सकता है इसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, ठीक है जी। इससे ज़्यादा इसे नहीं करना चाहिए, ये इसका कोटा डिसाइड कर दिया। यानी कि एक तरह से बेटा पॉल्यूशन का कोटा है ये 15 टन। ऐसे ही बी लिमिटेड का कोटा भी सपोज कीजिए डिसाइड कर दिया 15 टन। भाई ये भी अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से 15 टन जो है पोल्यूशन कर सकता है, या 15 टन गैसेस जनरेट कर सकता है, ठीक है जी। अब सुनिए, सपोज कीजिए ए कंपनी को कोटा तो बेटा दिया गया था 15 टन गैसेस एमिट करने का, और इसने कितनी गैसेस का उत्सर्जन किया या कितनी गैसेस का एमिशन किया? 10 टन का, ठीक है जी। यानी कि लेस देन द कोटा। इससे ए लिमिटेड ने लेस देन द कोटा, इसका जो एमिशन है, हाँ जी बेटा, एमिशन का मतलब उत्सर्जन है, वो कोटा से कम है। तो इसने कितना टन बेटा सेव कर लिया? 5 टन। कैसे सेव किया होगा? सेव बेटा ऐसे ही नहीं हो जाता। सेव करने के लिए इसने बहुत सारे उपाय किए होंगे। ए लिमिटेड ने क्या किया होगा? हो सकता है इसने हाइड्रो एनर्जी की बजाय, हाइड्रो एनर्जी का मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है जो पानी से बनती है, उसकी बजाय हो सकता है इसने किसका इस्तेमाल किया हो? विंड एनर्जी का या सोलर एनर्जी का।
हाँ जी बेटा, इसने अपने यहाँ सोलर पैनल लगवाया हुआ, ठीक है जी। अच्छा, हो सकता है और भी बहुत सारे इसने जो अपनी फैक्ट्री के अंदर इस या इंडस्ट्री के अंदर जो इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, मशीनरी जो लगाई हुई है वो एफिशिएंट लगवाई हुई है। ऐसी मशीनरी लगवाई हुई है जो एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब ऐसी मशीनरी जिनसे गैसेस का उत्सर्जन कम होता है। जैसे आपने देखा होगा घरों के अंदर आप एसी लगवाते हैं। एसी बेटा आजकल 2 स्टार भी आते हैं, 3 स्टार भी आते हैं, 4 स्टार भी आते हैं, 5 स्टार। अब हमें लगवाना कौन सा चाहिए? तो जनरली हमें 5 स्टार बेटा लगवाना चाहिए। रीज़न क्या है? 5 स्टार एसी जब हम लगवाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो कम होती है, ठीक है जी, और उसमें गैसेस का उत्सर्जन भी कम होता है। तो ऐसी बहुत सारी मशीनरीज हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने गैसेस के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। तो ए लिमिटेड ने ये सारे काम किए जिससे उसका जितना टन कोटा उसको दिया गया था गैसेस एमिट करने का, उससे उसने कम टन गैसेस एमिट किए हैं, जिसकी वजह से उसका 5 टन का कोटा बचा हुआ है। और दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ बी लिमिटेड को बेटा कोटा तो दिया गया था 15 टन का, और इसने क्या किया? इसने बेटा अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जो पोल्यूशन इसका पोल्यूशन ज़्यादा हुआ है, इसने गैसेस ज़्यादा जनरेट की हैं। कार्बन देखिए लिखा हुआ है एक्सेस CO2, ठीक है, जितना कोटा उसको दिया गया था उससे भी उसने ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस किए, और इसने इसने कम की हैं, इसलिए इसका देखो 5 टन बच गया, जिसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट ओवर अलाउंस, ठीक है जी, इसको लेफ्ट ओवर बोलते हैं। सपोज करो इसने बेटा 20 टन, इसका 5 टन फालतू हो गया, ठीक है जी। एक्सेस CO2 कितने टन हो गया? 5 टन। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है भाई जिसने कोटा से कम पोल्यूशन किया है, यानी कि जिसने कोटा से कम ग्रीन हाउसेज गैसेज का एमिशन किया है, उसको कोई ना कोई बेनिफिट दिया जाना चाहिए, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? इसको एक सर्टिफिकेट बना के देगी, इस कंपनी को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको बोलते हैं CER सर्टिफिकेट। CER सर्टिफिकेट क्या होता है? इसको बेटा बोलते हैं सर्टिफाइड एमिशन रेट सर्टिफिकेट। हाँ जी बेटा, CER सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफाइड, इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट। एमिशन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन, यानी ग्रीन हाउस गैसेज का निकलना, उसका रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब जितना कोटा उसको दिया गया था उससे कम कोटा उसने यूज़ किया है, ठीक है, उससे कम पोल्यूशन किया है। तो 5 टन का बेटा इसको बेनिफिट मिलेगा। 5 टन का इसको सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट किस चीज़ की है बेटा? ये कार्बन क्रेडिट की। इसको कार्बन क्रेडिट का नाम दिया गया है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 टन। हाँ जी बेटा, 1 यूनिट जो है वो 1 टन के बराबर होगी। तो इसको कितने टन? 5 टन इसने सेविंग की थी, तो 5 टन के हिसाब से इसको 5 यूनिट कार्बन क्रेडिट का एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा, ठीक है जी। ये सर्टिफिकेट ये उस कंपनी को, बी लिमिटेड को सेल कर सकता है जिसका पोल्यूशन क्या था लेवल से, जिसको 15 टन कोटा उसको दिया गया था और उसने 20 टन पोल्यूशन कर दिया, 20 टन गैसेज का एमिशन कर दिया, तो इसने 5 टन गैसेज का ज़्यादा एमिशन किया। तो जिसका एक्सेस एमिशन हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका एक्सेस एमिशन हुआ है उसको परचेज करना पड़ेगा। ये एक्सेस एमिशन का मतलब क्या है? ये अनफेवरेबल सिचुएशन है। इसकी कैसी सिचुएशन है? फेवरेबल। ये भी तो बेटा फेवरेबल है एनवायरनमेंट के लिए, और ये इस कंपनी ने एनवायरनमेंट के लिए एडवर्स काम किया है। एक्सेस का मतलब, हाँ जी बेटा, अनफेवरेबल। तो गवर्नमेंट कहती है भाई आपको पे करना पड़ेगा, आपने ज़्यादा एमिशन किया है तो आपको परचेज करना पड़ेगा। क्या परचेज करना पड़ेगा? कार्बन क्रेडिट, ठीक है। कौन सी कंपनी से? जिस कंपनी ने कोटा से कम गैस का उत्सर्जन किया है, आप उससे कार्बन क्रेडिट खरीदोगे और उसको पेमेंट करोगे, ठीक है जी। तो ये देखो बेटा दिखाया हुआ है, ए कंपनी ने अपना कार्बन क्रेडिट का जो सर्टिफिकेट है वो किसको सेल कर दिया? बी कंपनी को सेल कर दिया, और बी कंपनी ने उसके बदले में इसको पैसे दे दिए, ठीक है जी। तो ए कंपनी को अपना अच्छा काम करने का क्या मिल गया? रिवॉर्ड।
क्या अच्छा काम किया था बेटा उसने? अच्छा काम ये किया था कि उसको जितनी ग्रीन हाउसेज गैसेज एमिट करने का कोटा दिया गया था, जितना पॉल्यूशन करने का कोटा दिया गया था, उससे उसने कम पॉल्यूशन किया है। ठीक है जी। तो ये उसने अच्छा काम किया था, तो अच्छे काम का उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और बी कंपनी ने एडवर्स काम किया है, इसको कोटा तो इसको भी 15 टन का दिया गया था, बट इसने 20 टन पॉल्यूशन जनरेट कर दिया या 20 टन गैसेज जनरेट कर दी। तो इसने 5 टन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट की है, तो इसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। पेनल्टी क्या लगेगी? इसको 5 टन बेटा परचेज करना पड़ेगा। ठीक है जी। कार्बन क्रेडिट किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जिसने कोटा से कम एमिशन किया हो। ठीक है। तो इसका बेटा इस पूरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। तो ये कार्बन ट्रेडिंग के कंसेप्ट का देखो फायदा क्या है, इसके पीछे मेन जो बेनिफिट है जो गवर्नमेंट को या ग्लोबल लेवल पर नज़र आ रहा है, इससे सभी इंडस्ट्रीज कोशिश करेंगी अपने अपने कोटा से कम पोल्यूशन करने के लिए। हर एक कंपनी को एक इंसेंटिव दिया गया है यहाँ पर। एक तरह से ये इंसेंटिव दे रहे हैं, उन कंपनीज को इंसेंटिव दिया जा रहा है जिनको जितना कोटा अलॉट किया गया है, किसके लिए? एमिशन ऑफ गैसेस से, और उससे वो कम गैसेस जनरेट कर रहे हैं। तो ये बेटा उनको एक इंसेंटिव दिया गया है। तो हर कंपनी को चाहिए इस तरह का इंसेंटिव लेने की कोशिश। अगर मान लो सभी इंडस्ट्रीज़ करें, सभी इंडस्ट्रीज़ यही कोशिश करें कि कोटा से हम कम गैसेस का उत्सर्जन करेंगे, तो उससे तो फिर वर्ल्ड लेवल पे बेटा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। बट कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे भी हैं जो चाहकर भी पोल्यूशन को कम नहीं कर सकती, तो उनके लिए उनको फिर परचेज करना पड़ेगा, उनको उसके लिए उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो ये बेटा कंसेप्ट है। चलिए इसको रीड करते हैं। इस कंसेप्ट को अब लिखना कैसे आपने एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम के अंदर बेटा ये फिगर भी, ये जो डायग्राम है ये आप शो कर सकते हैं। चलिए अब बेटा आगे मूव करते हैं हम। अभी हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा इससे होने वाली इनकम पे। तो व्हाट इज़ कार्बन क्रेडिट? चलिए बेटा रीड करते हैं। कार्बन क्रेडिट इज एन इंसेंटिव। ये बेटा एक इंसेंटिव है जो किसको दिया गया है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब है कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेज। जो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ग्रीन हाउसेज गैसेज के एमिशन को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी, उसको ये बेनिफिट मिलेगा, इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्रीन हाउसेज गैसेज में अभी मैंने बताया बहुत सारी आती है, मीथेन आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। और बेसिक पर्पस क्या है इस कंसेप्ट के पीछे? टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको, उसकी सुरक्षा करना, एंड टू मिटिगेट द ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम। और जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम जिससे पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है इस टाइम, सभी कंट्रीज लड़ रही हैं, उसको जल्दी से जल्दी क्या करना? रिजोल्व करना। ठीक है जी। अब ये होगा कैसे? इसके लिए बेटा हमारी सभी इंडस्ट्रीज़ को वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करना होगा। उसके लिए उनको स्विच ओवर करना पड़ेगा, स्विचिंग ओवर टू विंड एंड सोलर एनर्जी। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, आजकल आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सोलर पैनल कंपलसरी कर दिए गए हैं, सौर ऊर्जा जिसको आप बोलते हैं। ठीक है। पहले हम मैक्सिमम यूज़ किसका करते थे? हाइड्रो एनर्जी का। हाइड्रो एनर्जी का मतलब जो पानी से जो बेटा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बट आपको पता है पानी की अब किल्लत होती जा रही है, पानी की, वाटर की शॉर्टेज होती जा रही है। तो अब समय आ गया है कि वाटर को सेव करने पर ध्यान दिया जाए, और जो हमारे को फ्री में हवा मिली हुई है या सौर ऊर्जा मिली हुई है उसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। फॉरेस्ट रीजनरेशन। ठीक है जी। फॉरेस्ट रीजनरेशन का मतलब जहाँ पर बेटा आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाओ। ठीक है। तो वो भी आपकी इस प्रॉब्लम को, जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। इंस्टॉलेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी। ऐसी मशीनरीज लगाओ जिनसे कम एनर्जी कम कंज्यूम होती हो। जैसे अभी मैंने बताया घर के अंदर हमें 2 स्टार एसी की बजाय 5 स्टार एसी लगाना चाहिए, क्योंकि 5 स्टार एसी की जो बिजली की जो कंजम्पशन है, एनर्जी की जो कंजम्पशन है, वो कंपैरेटिव टू 2 स्टार एसी बेटा क्या होती है? कम होती है। ऐसे ही जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी
एनर्जी एफिशिएंट मशीनरीज का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे रिसोर्सेज को बचाया जा सके। ठीक है जी। लो बेटा ये देखो, ये दिखाया हुआ है विंड एनर्जी और सोलर प्लांट, और साथ में बेटा ये नीचे मैंने दिखाया हुआ एसी, 5 स्टार एसी है ये। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके आप नो डाउट अपनी जो आपका जो कोटा मिला हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करने का, उसको आप कम कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब आता है कि ये सर्टिफाइड एमिशन सर्टिफिकेट, अभी बेटा मैंने बताया था सर्टिफाइड एमिशन सर्टिफिकेट क्या होता है। ए रिडक्शन इन द एमिशन, जब भी आप अपनी ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को रिड्यूस करेंगे, आपको गवर्नमेंट के द्वारा, एंटिटी का मतलब बेटा ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक अधिकार मिल जाता है किस चीज़ का, टू ए क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा जिसको सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट बोलेंगे। ये सिर्फ उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाएगा जिन्होंने कोटा से कम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया होगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा, ये सर्टिफिकेट ट्रेडेबल है, क्या इसको बेचा जा सकता है। हाँ जी बेटा, यस, इसको बेचा जा सकता है। दिस सर्टिफिकेट इज ट्रेडेबल एंड इट्स होल्डर कैन ट्रांसफर इट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी कंपनी के पास या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये सर्टिफिकेट है, वो उसको किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बेच सकती है जिसका जिसने कोटा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन किया हो, यानी कि जिसका कार्बन क्रेडिट अनफेवरेबल हो। ठीक है जी। कार्बन क्रेडिट अनफेवरेबल का मतलब क्या है, जिसने बेटा ग्रीन हाउसेज गैसेज का एमिशन जितना उसको कोटा दिया गया था, मान लो उसको कोटा दिया गया था 15 टन का, और उसने ग्रीन हाउसेज गैसेज का एमिशन कर दिया कितने टन का, 20 टन का, 5 टन का ज़्यादा एमिशन कर दिया, तो उसको बेटा बेचा जा सकता है। ठीक है जी। चलिए, एक तरह से बेटा ये हो गया कि जो कोटा से कम पोल्यूशन करेगा उसको तो रिवॉर्ड मिल रहा है, और जो कोटा से ज़्यादा एमिशन कर रहा है उसके ऊपर एक तरह से पेनल्टी लग रही है। पेनल्टी कैसे, उसे कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ रहा है। ठीक है। चलिए, अब आता है कि जो कंपनी बेटा कार्बन क्रेडिट को सेल करेगी, ठीक है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसने कोटा से कम एमिशन किया है गैसेस का, अगर वो कार्बन क्रेडिट को सेल करेगी तो उससे होने वाली इनकम पे उसे क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स। कौन से सेक्शन के अंडर बेटा टैक्स लगेगा, सेक्शन आपको याद रखना है जी, सेक्शन 115 डबल बी जी। ठीक है जी। सबसे पहली बात, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट को कौन से हेड की इनकम माना जाएगा, तो आंसर इज इट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। हमारे बेटा 5 हेड होते हैं, तो इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। सेकंड, इसके ऊपर किस रेट से टैक्स लगेगा। पहले बेटा इसके ऊपर जब ये कंसेप्ट आया था पहले 30% टैक्स लगता था, बट अब इसके ऊपर टैक्स का रेट रिड्यूस कर दिया गया, टैक्सेबल एट द कंसेशनल रेट ऑफ 10%। प्रेजेंटली इसके ऊपर बेटा 10% टैक्स लगेगा। ठीक है जी। ये एक स्पेशल इनकम के अंदर आएगी, जैसे आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉटरी की इनकम है वो स्पेशल इनकम में आती है, वैसे ही इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफिक इनकम, और इसके ऊपर बेटा जो रेट लगेगा 10%, और सरचार्ज एंड सेस बेटा अलग से लगाया जाएगा ऑन द ग्रोस अमाउंट ऑफ सच इनकम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ग्रोस अमाउंट क्या है। ग्रोस अमाउंट का मतलब बेटा ये है कि जो इनकम होगी कार्बन क्रेडिट को ट्रांसफ़र करने से, उसमें से किसी भी तरीके के किसी भी कोई खर्चे की कटौती नहीं की जाएगी। यानी कि मान लीजिए आपने कार्बन क्रेडिट किसी दूसरी कंपनी को सेल कर दिया, और सेल करते हुए आपने किसी ब्रोकर की हेल्प ली है, किसी एजेंट की हेल्प ली है, या किसी एजेंसी की हेल्प ली है, और उसको आपने कमीशन दिया है, तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है जी। किसी भी तरह का कोई खर्चा है, देखिए क्या लिखता है, नो डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम।
इसीलिए लिखा है टैक्स हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा, अदरवाइज टैक्स लगता है नेट अमाउंट पे। जैसे बिजनेस की इनकम निकालते हो तो बिजनेस की इनकम निकालते हुए ग्रॉस प्रॉफिट में से बेटा हम खर्चे माइनस करते हैं तो नेट इनकम पे टैक्स लगता है। बट ध्यान रखिएगा, कार्बन क्रेडिट के केस में नेट इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, ग्रॉस इनकम पे लगेगा। ग्रॉस इनकम का मतलब विदाउट डिडक्टिंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे लॉटरी में भी ऐसे ही होता है, कैजुअल इनकम है, लॉटरी की इनकम में से किसी भी खर्चे की कोई कटौती नहीं दी जाती। लॉटरी की इनकम में भी ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स लगता है। लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, टीवी गेम शो हो गए, ठीक है। तो सेम बेटा वही बात है, यहाँ भी किसी तरह के कोई खर्चे की डिडक्शन नहीं दी जाएगी। हाँ जी बेटा, ये जो बेटा मैंने रेट बताया है 10% का, ये एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर 2018-19 और उससे आगे आने वाले जितने भी साल हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। तो हमारा ईयर कौन सा चल रहा है? हमारा असेसमेंट ईयर है बेटा 2021, ठीक है जी। तो 2021 में भी ये रेट अप्लाई होगा। अब ये बेटा यहाँ पे बताया हुआ है कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या है। कार्बन क्रेडिट में एक यूनिट का मतलब होता है 1 टन से, 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। जैसे आपने 5 टन कम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट किया अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, तो आपको बेटा 5 यूनिट का क्रेडिट मिल जाएगा। उस 5 यूनिट के क्रेडिट को आप किसी ऐसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर सकते हो जिसका कोटा से ज़्यादा एमिशन किया हो, जिसने कोटा से ज़्यादा गैसेस को एमिट किया हो, उत्सर्जन किया हो, उसको बेटा आप सेल कर सकते हो। और किस रेट पर? जो भी मार्केट प्राइस होगा। तो ये बेटा था कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट। आई थिंक बेटा समझ में आ रहा होगा। अब बेटा बात करते हैं, एक नया कंसेप्ट है डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम बेटा होता है मानी गई आय। कई बार क्या होता है, इनकम कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, टैक्स की चोरी करने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए अपनी इनकम को छुपा लेते हैं, अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते, या खर्चे बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, ठीक है। और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, तो उसका वो जवाब नहीं दे पाते। तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर उस अमाउंट को बेटा क्या मान लेगा? असेसी की इनकम मान लेगा। सपोज करो बेटा मेरी अकाउंट्स की बुक्स के अंदर कोई खर्चा दिखाया हुआ है मैंने, और उस खर्चे के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा हूँ असेसिंग ऑफिसर को, तो उस खर्चे को मेरी क्या मान लिया जाएगा? इनकम मान लिया जाएगा। तो डीम्ड का मतलब होता है मानी गई आय। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है, ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिनको इनकम माना जाता है? तो सबसे पहली बेटा बात करते हैं अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट बेटा क्या होता है? कैश क्रेडिट का मतलब है आपकी बुक्स के अंदर या आपके बैंक के अंदर, अकाउंट के अंदर कोई पैसा जमा पाया गया और आप उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे। सपोज करो मेरे बैंक अकाउंट में बेटा 1 लाख की कोई ट्रांजेक्शन है, 1 लाख रुपए मेरे किसी डेट पे जमा हुए हैं मेरे अकाउंट में, और असेसिंग ऑफिसर ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसका मेरे से क्या मांग लिया? एक्सप्लेनेशन मांग लिया, भाई ये 1 लाख रुपया कहाँ से आया आपके पास, और मैं उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा, या स्पष्टीकरण जो मैं दे रहा हूँ उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो उचित नहीं लग रहा है। तो ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस केस में उस कैश क्रेडिट के अमाउंट को बेटा क्या मान लेगा? इनकम मान लेगा, डीम्ड इनकम एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। हाँ जी बेटा, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए बेटा मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, सपोज कीजिए मैंने बेटा किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, ठीक है, और वो शेयर्स की जो इन्वेस्टमेंट है, या सपोज कीजिए मैंने कोई प्लॉट खरीद रखा है और उस प्लॉट को मैंने बुक्स में कहीं भी नहीं दिखाया हुआ, कहीं भी उसको एंट्री नहीं की हुई, और जब मेरे से स्पष्टीकरण मांगा गया तो मैं उसका कोई जवाब भी नहीं दे पा रहा, तो उसे भी मेरा बेटा मेरी इनकम मान लिया जाएगा। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड मनी। हाँ जी बेटा, सपोज करो आपके घर पे बेटा कोई पैसा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली और आपके घर से नोटों की बोरियां निकली, और आपने उसकी रिकॉर्डिंग कहीं भी उसकी एंट्री नहीं दिखाई, और आप उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर पा रहे भाई ये पैसा कहाँ से आया। रेड मूवी सभी ने देखी होगी। हाँ जी, रेड मूवी में आपने देखा था कि जो उसका हीरो कौन था बेटा, कौन था रेड मूवी में? चलो जी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें क्या था,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रेड डाली जाती है, और जिस व्यक्ति के घर पे रेड डाली जाती है उसके घर से बेटा बहुत सारा पैसा बरामद होता है, जिसका वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाता। बुलियन, बुलियन का मतलब करेंसी होती है ये, जैसे क्रिप्टो करेंसी आजकल चली हुई है ना, दूसरी करेंसी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्रिप्टो करेंसी बातें करते हैं, ये बुलियन, उसको बुलियन बोल देते हैं। ज्वेलरी, ज्वेलरी पाई गई, ठीक है जी, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये ज्वेलरी कहाँ से आई, कब खरीदी गई, या कोई और वैल्यूएबल आर्टिकल है। आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो हिस्टोरिकल, बड़े पुराने ज़माने की हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, और आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे कि ये पैसा कहाँ से आया, ये चीज़ें कहाँ से आई, तो उस केस में उनको भी इनकम मान लिया जाएगा, डीम्ड इनकम। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कई बार बेटा ऐसा होता है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, हमने उस इन्वेस्टमेंट की बुक्स में एंट्री भी दिखाई हुई है, शो किया हुआ है, बट पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। ठीक है, कहने का मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दी बेटा 10 लाख की, ठीक है, मैंने कोई प्लॉट तो खरीद लिया 30 लाख का, और बुक्स में दिखाया हुआ है कि ये प्लॉट मैंने 10 लाख का खरीदा है, तो 20 लाख का अमाउंट मैंने शो ही नहीं किया। ठीक है, तो उसको भी मेरी इनकम माना जा सकता है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आपने बेटा अपनी बिजनेस इनकम को रिड्यूस करने के लिए, मोस्टली बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, अपनी बिजनेस इनकम को रिड्यूस करने के लिए बुक्स के अंदर खर्चे बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। ठीक है जी, उससे क्या बेनिफिट होता है, खर्चा बढ़ा के दिखाने से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, कम टैक्स देना पड़ेगा, और आप टैक्स की चोरी करने में सफल हो जाओगे। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर इस आपके किसी खर्चे पे शक हो जाता है और वो आपसे उसका एक्सप्लेनेशन मांग लेता है, और आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते, तो उसको बेटा क्या मान ली जाएगा, डीम्ड इनकम। ऐसे ही बेटा हुंडी, ब्रोल्स एंड रीपेमेंट। हुंडी बेटा जो हमारे गांव के अंदर जो साहूकार लोग होते हैं, गांव के अंदर बेटा जो जमींदार होते हैं, अगर आपने उनसे पैसा कोई उधार लिया है, तो हमेशा ध्यान रखना, पैसा उधार लेते समय नगद नहीं लेना, अकाउंट पे ही चेक से लेना। अकाउंट पे ही चेक से पैसा उधार लेना चाहिए। अगर आपने अकाउंट पे ही चेक से पैसा उधार नहीं लिया, तो वो बेटा आपकी इनकम मान ली जाएगी। किसकी इनकम मान ली जाएगी, पैसा उधार लेने वाले की। अब पैसा उधार लेने वाले की इनकम कौन से ईयर की मानी जाएगी, जिस ईयर में या तो उसने पैसा उधार लिया, या जिस ईयर में उसने वो पैसा साहूकार को वापस किया, उनमें से किसी एक साल की इनकम मानी जाएगी। अगर जिस साल में पैसा उधार लिया उस साल की इनकम मानेंगे, तो जिस साल में पैसा वो वापस कर रहा है साहूकार को, उस साल की बेटा इनकम दोबारा से ट्रीट, एक ही ईयर की इनकम मानी जा सकती है। या तो जिस ईयर में पैसा उधार लिया गया उसकी इनकम ट्रीट करके उस पर टैक्स लगा दो, या जिस ईयर में वो पैसा वापस किया गया। ठीक है, ऐसा कब किया जाएगा, जब आपने अकाउंट पे ही चेक से पैसा उधार ना लिया हो, तब ऐसा माना जाता है, तब ये ट्रीटमेंट होगा। अगर अकाउंट पे ही चेक से आपने पैसा उधार लिया और उसकी वापसी किया, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, डीम्ड इनकम कब माना जाएगा, डीम्ड इनकम बेटा तब माना जाएगा जब आपने पैसा जो उधार लिया है वो बिना अकाउंट पे ही चेक के लिया है, यानी कि कैश में ले लिया है। ठीक है जी, तो उस केस में सेक्शन 69D ये कहता है कि उसको उधार लेने वाले व्यक्ति की इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब ये आता है कि ये जितनी भी डीम्ड इनकम बेटा बताई गई है, इनके ऊपर टैक्स किस रेट से लगता है। एक चीज़ बेटा और बता दूं, जब ये मनीटाइजेशन हुआ था, हाँ जी बेटा, नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के केस में बहुत सारे लोगों ने अपना जो घर में पैसा पड़ा था सभी ने बैंक में जमा करवा दिया। घर के अंदर जो कि पुराने नोटों का जो प्रचलन है वो सरकार ने बंद करना था और नए नोट निकालने थे, तो बहुत देश की जनता ने अपना सारा पैसा बैंकों में जमा करवा दिया। उससे क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग जमा करवाए गए पैसे का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, भाई ये पैसा उनके पास कहाँ से आया था। उसका उसके पीछे बेटा नोटबंदी के पीछे पर्पज़ क्या था कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो काला धन है, ब्लैक मनी है, उसको किसी तरीके से सामने लाया जाए। ठीक है, तो वो जो काला धन है, ठीक है, काफ़ी सारे लोग अपने उस मनी का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया। कितने परसेंट बेटा, ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 60%, 60% तो बेटा टैक्स, और सरचार्ज 25%, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। अब ये गवर्नमेंट ने बेटा रूल फिक्स कर दिया है कि इनकम टैक्स जो लगेगा डीम्ड इनकम पे, एक तरह से बेटा ये ब्लैक मनी ही है,
ठीक है 60%, सरचार्ज 25% बेटा, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। देखो बेटा, इसको हम एक सम की हेल्प से लेते हैं। देखिए क्या कहता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर 2020-21, ये बेटा आपकी बुक से ही मैंने एग्जांपल लिया है। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 17 का एग्जांपल 33 है। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और बहुत ही अलग तरीके का। इसमें हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, कार्बन क्रेडिट और डीम्ड इनकम। देखो जी, मिस्टर रमेश एक असेसी है। हाँ जी बेटा, उसका कैश क्रेडिट दिया हुआ है 50 लाख का। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट 20 लाख, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी बेटा 10 लाख, और इनकम फ्रॉम बिजनेस दी हुई है 5। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूँ कि रमेश की जीटीआई कितनी है, जीटीआई बेटा बन रही है 85 लाख, 85 लाख। ठीक है जी। तो लो बेटा, सबसे पहले जीटीआई, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी टू 80 बेटा कोई है नहीं, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, टोटल इनकम। टोटल इनकम भी बेटा 85 लाख। अब क्या करेंगे, हाँ जी बेटा, यहाँ पर जो स्पेशल इनकम्स हैं, स्पेशल इनकम बेटा यहाँ पर अलग कर देते हैं। लो बेटा, चार इनकम, चार कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक तो जनरल इनकम, जनरल इनकम में बेटा ये आ जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस। वैसे तो बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम देखो, अगर मैं बात करूँ ये कौन कौन से हेड की इनकम है। हाँ जी बेटा, कैश क्रेडिट जो अनएक्सप्लेन्ड मनी है, ये अदर सोर्सेज हेड में आती है। हेड वाइज बेटा पहले कर लेना इसका कैलकुलेट। अदर सोर्सेज हेड में जाएगी। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, अभी मैंने बताया कौन से हेड में जाएगी, बिजनेस इनकम है ये। विनिंग फ्रॉम लॉटरी कौन से हेड में जाएगी, अदर सोर्सेज। और बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। तो दो इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की हैं और दो अदर सोर्सेज हेड की हैं। पहले उनको अलग अलग दिखा के दोनों हेड बना लेना, उसके बाद बेटा जीटीआई निकाल लेना। चलो जी, अब बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम को बेटा मैंने अलग कर दिया। डीम्ड इनकम हमारी है 50 लाख की। ठीक है जी, एसएससी की बुक्स में, रमेश की बुक्स में कोई पैसा पाया गया जिसका वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाया, उसको डीम्ड इनकम मान लिया। अच्छा जी, फिर बेटा यहाँ ले रहा हूँ मैं कार्बन क्रेडिट, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट। ठीक है जी, रमेश ने कोई इंडस्ट्री लगाई हुई है जिसमें गैसेस का उत्सर्जन उसने कम किया है, जिसकी वजह से उसको बेनिफिट मिल रहा है कार्बन क्रेडिट का, और उसने वो किसी को सेल कर दिया। ऐसी इंडस्ट्रीज को जिसने गैसेस का एमिशन ज़्यादा किया है, कोटा से ज़्यादा। और कितने रुपए की इनकम कमा ली उसने, 20 लाख रुपए बेटा। देखो कितना फ़ायदा है पोल्यूशन कम करने का। सरकार आपको फ़ायदा दे रही है, यदि आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हो तो उसका बेनिफिट दिया जा रहा है। जैसे घर पे अगर आप सोलर प्लांट लगवाते हो तो वो भी बेटा आप इसका मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में अपना योगदान दे रहे हो, तो सरकार आपको सब्सिडी देती है इसीलिए। चलिए, अब बेटा बात करते हैं, एक इनकम और रहेगी लॉटरी। लॉटरी की इनकम बेटा 10 लाख है। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, जो हमारी डीम्ड इनकम है पहले उस पर उसकी बात कर लेते हैं। डीम्ड इनकम के ऊपर बेटा टैक्स कितना लगेगा बताओ। डीम्ड इनकम के ऊपर अभी अभी मैंने बताया था कि जो टैक्स का रेट होता है वो होता है 60%, और प्लस 25% सरचार्ज, और प्लस 4% सेस। तो यहाँ बेटा मैं कर देता हूँ 50 लाख का 60% कितना बनेगा। हाँ जी बेटा, टैक्स बनेगा 50 लाख का 60%, 30 लाख। 30 लाख तो बेटा ही हो गया, प्लस सरचार्ज। सरचार्ज बेटा 25%, तो 30 लाख का बेटा 25%, 7.5 लाख। हाँ जी बेटा, तो ये कितना हो गया, 37,50,000। और इसके अंदर बेटा ऐड कर देंगे 4% सेस। सेस बेटा चलो बाद में सभी इनकम्स पे इकट्ठा ऐड कर लेंगे, या चलो कहते हो तो अलग अलग इनकम पे बेटा अभी कर ही देते हैं इसका। प्लस हम क्या कर देते हैं, सेस। सेस एट द रेट ऑफ 4%। इसको बेटा कर लो
सेस ऐड बेटा करके आ जाएगा ये 1,50,000। लो बेटा ये 39 लाख आ जाएगा। एक तो बेटा ये बनेगा डीम्ड इनकम का टैक्स, देखो कितना ज़्यादा टैक्स है, 50 लाख रुपए का आपका काला धन, और उसके ऊपर 39 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दोगे आप, 11 लाख बचेंगे काले धन पे। वाइट मनी बनानी है तो वाइट मनी बनाने के लिए 50 लाख में से 39 लाख रुपए गवर्नमेंट को दो, तो बचे हुए बेटा जो आपके पैसे हैं, ठीक है, वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो गया। अब कार्बन क्रेडिट पे आ जाओ। कार्बन क्रेडिट लॉटरी पे बेटा पहले लगा दें। लॉटरी पे 30% होता है, तो 10 लाख का 30%, 3 लाख बेटा ये हो गया। चलो जी, उसके बाद बेटा कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट पे कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 20 लाख का बेटा 10% कितना हो गया, 2 लाख। अच्छा, लॉटरी की इनकम पे आपने 30% लगा दिया, 4% बेटा वो भी लगाओ। हाँ जी बेटा, लॉटरी की इनकम पे आपका 10 लाख का बेटा 30% हमने लगाया। हाँ जी बेटा 3 लाख। और कार्बन क्रेडिट की पे टैक्स कितना हो गया, 2 लाख। और अब आ जाइए जनरल इनकम। सेस बेटा बाद में ऐड कर लेंगे इनका। इस पे तो हमने डीम्ड इनकम का सेस तो जोड़ दिया, वैसे डीम्ड इनकम को अलग से हम सेस बेटा साथ के साथ दिखा देना, बाकी इनकम जितनी भी हैं उनका सेस इकट्ठा ऐड कर देंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, जो हमारी जनरल इनकम है 5 लाख, इसके ऊपर टैक्स लगाने के लिए रमेश की एज देखनी पड़ेगी। रमेश की एज बिलो 60 है, रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं दे रखा तो रेजिडेंट मानेंगे। लगा दो बेटा पहले 2.5 लाख तक, फर्स्ट 250 नील। हाँ जी बेटा अगले 2.5 लाख पे बेटा 5% कितना हो जाएगा, 12,500। ठीक है जी, तो 12,500 बेटा ये बनेगा। अब बेटा इनका टोटल कर लो, किस किस का टोटल अभी सेस हमने जोड़ना है। एक तो बेटा कार्बन क्रेडिट को ले लो, एक लॉटरी वाले टैक्स को ले लो, और एक जनरल इनकम के टैक्स को। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम को बेटा ट्रीटमेंट अलग रखा है हमने, तो ये कितना बन गया, 20 और 3 23, और 12,500 बेटा ये हो गया, तो 23,12,500। हाँ जी बेटा ये 2 लाख है, सॉरी 2 लाख और 3 लाख, 5 लाख, 5,12,500। लो बेटा 5,12,500 आ गया। इसमें आप ऐड कर दोगे, इसमें क्या ऐड कर देंगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम में सेस। हाँ जी बेटा इसमें सेस ऐड कर देंगे, और साथ में बेटा सरचार्ज देखो, सरचार्ज कोई बनेगा इसमें। हाँ जी बेटा बताओ। 5,12,500 में बेटा सरचार्ज, सरचार्ज नील होगा। सरचार्ज इसलिए नील होगा क्योंकि हमने डीम्ड इनकम पे बेटा सरचार्ज ऑलरेडी लगा दिया। आपने डीम्ड इनकम को अलग रखना है, बाकी जो इनकम है टोटल इनकम उसको बेटा अलग रखना है, उसका टोटल चेक कर लो। सरचार्ज के लिए इसका टोटल देख लेना, 5 लाख, 20 लाख और 1 लाख, टोटल 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। डीम्ड इनकम को छोड़कर बाकी इनकम का टोटल बेटा 50 लाख से कम है, तो सरचार्ज तो ऐड होगा नहीं, तो सीधा सेस ऐड कर दो 4%। ठीक है जी, तो सेस 4% बेटा देखो कितना बनेगा, 5,12,500 के ऊपर 4% बेटा आप निकालोगे तो 20,500। ठीक है जी, और ये बेटा हो जाएगा 5,12,500 और 20,500 में 5 लाख बेटा 33,000 आ जाएगा। लो जी 5,33। अब बेटा 5,33 और इसका टोटल कर देंगे 39 लाख और 5,33, कितना बेटा टैक्स आ जाएगा बताओ। हाँ जी, तो 39 लाख और 5,33 बेटा बनेगा 44,33,000। लो बेटा कैलकुलेशन मैंने बुक में से बेटा देख ली है, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, वो आ गई। ठीक है जी, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सर चार्ज लगाते हुए, सर चार्ज बेटा डीम्ड इनकम पे पहले अलग से लगा लेना। डीम्ड इनकम पे सर चार्ज एजुकेशन इसका बिल्कुल सेपरेट ट्रीटमेंट करना है, डीम्ड इनकम का। ठीक है,
और बाकी जो इनकम है डीम्ड इनकम को छोड़ के, चाहे वो कार्बन क्रेडिट है, चाहे लॉटरी है, चाहे लॉन्ग टर्म, पहले उनका टैक्स निकाल के सेस बेटा बाद में इकट्ठा ऐड करेंगे। ठीक है जी, बताइए। तो ये बेटा एक न्यू कंसेप्ट आज की क्लास में हमने किया है, डीम्ड इनकम और कार्बन क्रेडिट। होप सो बेटा दोनों ही कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपकी बुक में बेटा इसका केवल एक मात्र ये क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 33, इसको बेटा बुक में भी रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा डीम्ड इनकम और कार्बन क्रेडिट पे और कोई सम मुझे तो मिला नहीं बेटा बुक में। अगर आपको किसी दूसरी बुक में मिले तो मुझे बता दीजिएगा या आप उसे कर लीजिएगा, और कोई डाउट आए तो बेटा आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।